गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बेटा आवाज आ रही है सही? यस सर। यस सर। दिखाई भी दे रहा है? अच्छा अच्छा, ये बताओ कहाँ तक पढ़ा दिया था? कल क्या करवाया था? बताना एक बार। हिमांशी, कहाँ तक करवा दिया था कल? गौरव, कोई भी बताओ बेटा। ड्रिप हाँ सर ड्रिप पद्धति तक करवा दिया। अच्छा, ड्रिप पद्धति करवा दी थी ना? ठीक है। यस सर। यस देखो, सर। यानी कि हमने सिंचाई के आधुनिक साधन पढ़ लिए थे। ये पढ़े थे ना, सिंचाई को दो भागों में बांटा था, एक तो आधुनिक और एक परंपरागत। तो हमने कौन सा पढ़ लिया था? आधुनिक वाला है? एक ही है, पता ही नहीं। पूछ, नहीं नहीं लाते नहीं तो मार कर तो यही छोड़ के जाते हैं। उनको बोल दो सरवण जी को एक बार। चलो बेटा, क्लास चालू करते हैं। अपनी अपनी जो वॉइस है उसको म्यूट कर लो। देखो, सिंचाई वाला टॉपिक चालू कर रखा था मैंने। एक बार वापस बता दूं, हम क्या पढ़ रहे थे? खेती के चरण। क्या पढ़ रहे थे? खेती के चरण। पहला जो पॉइंट था वो था खेत को तैयार करना या भूमि को तैयार करना। दूसरा था बुआई। तीसरा था खाद एवं उर्वरक। चौथा था सिंचाई। और ये वाला टॉपिक हमारा चालू हो रखा था सिंचाई, इरिगेशन। देखो, सिंचाई पढ़ना है और सिंचाई के बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी भी तुम्हें दी थी कि सिंचाई से मतलब ये होता है कि खेत को बार बार पानी देना या खेत में बार बार पानी डालना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। और सिंचाई दो तरीके से की जाती है, एक आधुनिक, एक परंपरागत। एक आधुनिक और एक परंपरागत। ठीक है, तो हमने आधुनिक तो पढ़ लिया था। अब हम कौन सा तरीका पढ़ेंगे? परंपरागत। परंपरागत सिंचाई की पद्धतियां। परंपरागत सिंचाई। टकले ओ टकल्या टकल्या हेलो, देखो बेटा, एक बार मेरे को बताना, बोल के दिखाई दे रहा है क्या? दिख रहा है ना? ठीक है। देखो, पढ़ना क्या हमें? हमें पढ़ना है परंपरागत सिंचाई की पद्धतियां। और परंपरागत सिंचाई की कितनी पद्धतियां बताई थी मैंने? 4 पद्धतियां बताई थी। एक बताया था रहट, एक बताया था मोट, एक बताया था ढेकली और एक बताया था चेन पंप। देखो कौन कौन सी पद्धतियां है। एक तो है रहट, दूसरा मोट, तीसरा ढेकली और एक है चेन पंप। इस मोट को हटा दो, इसकी जगह आप रखो चड़स। ये लो, ये आपको सिंचाई की कितनी पद्धतियां तैयार करनी है? सिंचाई की 4 है। और वो भी कौन सी सिंचाई? परंपरागत। और परंपरागत से मतलब क्या है कि पुराने समय में, प्राचीन काल में, आज से पहले हमारे दादा परदादा, उससे भी पहले सिंचाई कैसे की जाती थी, खेत को पानी कैसे दिया जाता था, वो सारे मेथड हमें कंप्लीट करने हैं यहाँ पे। ठीक है, जिनमें से एक है रहट, दूसरा है चड़स, तीसरा है ढेकली और चौथा है चेन पंप। रहट, चड़स, ढेकली, चेन पंप। ठीक है, नंबर क्या हुआ? आवाज आवाज बंद करो बेटा। गौरव, आवाज बंद करो। आवाज म्यूट करो गौरव। देखो, सबसे पहले हमें क्या तैयार करना है? सबसे पहले हमें तैयार करना है रहट वाला। पॉइंट नंबर फर्स्ट, रहट। सबसे पहले क्या तैयार करना है? रहट तैयार करना है। देखो, रहट किसे कहते हैं? रहट एक परंपरागत सिंचाई की विधि है। नोटिस करना, ध्यान से सुनना। रहट एक विधि का नाम है। रहट किसका नाम है? एक विधि। और किसकी विधि?
सिंचाई करने की विधि, इस विधि के द्वारा खेत को पानी दिया जाता था, अब नहीं है। इस विधि के द्वारा खेत को पानी दिया जाता था प्राचीन काल में। यह एक खेत को पानी देने वाली विधि है रहट। अब रहट में क्या होता है, देखो रहट के अंदर कौन सा तरीका अपनाया जाता है, रहट में आप ध्यान दोगे थोड़ा सा, रहट में जो पानी दिया जाता है, रहट के माध्यम से जो खेत को पानी दिया जाता है, इसमें हम यूज करते हैं किसका, बैलों का। बैल जानते हो सभी, बैल का यूज होता है पानी निकालने के लिए। अब पानी निकालने के लिए बैल का कैसे यूज होता है, सुन लेना। आपने अगर मोबाइल के अंदर कोई पुराना वीडियो देखा हो या कभी सुना हो आपने कि किसी घिरनी के चारों तरफ बैल घूमते थे, ऐसे बैल घूमते रहते थे रहट के चारों तरफ, और वहां से एक सिस्टम फॉलो होता था, वहां से घिरनी घूमती थी जिसके माध्यम से नीचे से पानी निकलता था और उस पानी को बाहर निकाला जाता था। देखो कैसे, समझना ध्यान से। मान लो ये, नोटिस करना, ध्यान समझना, मान लो ये एक घिरनी है, ये क्या है, एक घिरनी, और इस घिरनी पर जोड़ दी जाती है बहुत सारी बाल्टियां, बहुत सारी बाल्टियां। ये एक बाल्टी, ये दूसरी बाल्टी, ये तीसरी बाल्टी, ये चौथी बाल्टी, ये पांचवी, ऐसे ऐसे बहुत सारी बाल्टी इसमें क्या कर दी जाती है, जोड़ दी जाती है ऐसे, ठीक है। ऐसे बहुत सारी बाल्टियों को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया जाता है। तो ये घिरनी है जिस पर क्या कनेक्ट हो रही है, इस घिरनी के ऊपर बहुत सारी क्या लगी हुई है, बाल्टियां। अब इस घिरनी को कनेक्ट किया जाता है किसके माध्यम से, बैल के माध्यम से। ऐसे एक चेन लगाकर इस चेन को बांध दिया जाता है किससे, बैल से। अब ये बैल क्या करते हैं, इसके चारों तरफ घूमते हैं ऐसे। बैल क्या करते हैं, इसके चारों तरफ घूमते हैं, और जिसके चारों तरफ घूमते हैं ना, इसको आप रहट मान सकते हो, इसको कुआं मान सकते हो। सबसे पहले नोटिस करोगे, ये जो घिरनी है, घिरनी लगाई जाती है किसके ऊपर, कुएं के ऊपर। मान लो यहाँ पर कुआं है, कुएं के अंदर से पानी निकालना है। अगर पहले के टाइम की बात करोगे ना, पहले के टाइम की बात करोगे तो पानी बहुत कम गहराई में मिल जाता था। आजकल आप जाओगे ना 300-400 फीट, कई जगह तो 500 फीट नीचे से पानी आता है। लेकिन अगर पहले की बात करोगे आप, 50 फीट 60 फीट नीचे से क्या जाता था पानी, क्योंकि भूमजल का स्तर ज्यादा था, भूमजल बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो ये कुएं के ऊपर, ये कुएं के ऊपर क्या लगी हुई है, घिरनी। कुएं के ऊपर क्या लगी हुई है, घिरनी। और इस घिरनी से क्या जोड़ी गई है, बाल्टियां। इस घिरनी से क्या जोड़ी गई है, बाल्टियां जोड़ी गई है, ठीक है। इसको यहाँ से एक चेन या कोई भी ऐसा एक माध्यम लगाकर इसको कनेक्ट किया जाता है किसके माध्यम से, बैलों के माध्यम से। अब ये बैल चारों तरफ घूमेंगे, अब ये बैल चारों तरफ घूमेंगे। सोचो ये बैल इस घिरनी के चारों तरफ घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। जैसे ही बैल चारों तरफ घूमेंगे तो बताओ ये घिरनी घूमेगी कि नहीं घूमेगी। जैसे ही घिरनी नीचे आएंगे तो ये जो बाल्टी है, जहां जहां मैं टिक कर रहा हूँ नोटिस करना, ये बाल्टी, ये बाल्टी, ये बाल्टी, ये बाल्टी, ये बाल्टी। जब बैल घूम कर इधर आएंगे तो ये सारी बाल्टियां कहाँ जाएगी, नीचे। नीचे का मतलब कुएं के पानी के अंदर, कुएं के पानी के अंदर। तो ये सारी बाल्टियां नीचे और ये सारी बाल्टियां ऊपर। फिर जब ये बैल इधर पहुंचेंगे, फिर ये घूम कर ऐसे आएंगे तो ये बाल्टियां कहाँ चली जाएगी, ऊपर। इसका मतलब ये जो बाल्टियां नीचे थी ना, इनमें पानी आ चुका है और ये पानी लाकर ऊपर लेके आ गई। मतलब आप नोटिस करो, जैसे ही बाल्टी नीचे जाएगी पानी भरकर वापस ऊपर आएगी, नीचे जाएगी पानी भरकर वापस ऊपर आएगी। और अब जब ये बाल्टियां टेढ़ी होंगी यहाँ पर, यहां से बताओ, जब ये बाल्टियां घूमकर यहाँ पर आएगी तो इन बाल्टियों का पानी नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, इन बाल्टियों का पानी गिरेगा यहाँ पर। मान लो ये पानी है तो इन बाल्टियों का पानी यहाँ गिरेगा और इस पानी को बाहर निकाल लिया जाता है। इस पानी को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। ये बाल्टियां पहले तो कहाँ गई थी, नीचे। अब पानी भर कर कहाँ पर आ गई, ऊपर। जब ये बाल्टियां इधर आएगी तो बाल्टियां टेढ़ी होगी ना, टेढ़ी, और टेढ़ा होने से इनका पानी यहाँ पर गिरेगा और बाहर चला जाएगा। फिर ये बाल्टियां नीचे, फिर पानी भर कर लाएगी, फिर टेढ़ी होगी, फिर पानी बाहर। तो इन बाल्टियों को घुमा कौन रहा है, इन बाल्टियों को घुमा रहे हैं बैल। और इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी टेक्नोलॉजी को बोला जाता है रहट। क्या बोला जाता है, रहट। ऐसे में पानी मिल जाता है और इस पानी को हम काम में ले सकते हैं। इसको पीने के काम में ले लो, इसको खेती के काम में ले लो, या इसको किसी और काम में ले सकते हैं।
तो ये था एक प्राचीन, एक ट्रेडिशनल मेथड जिसके माध्यम से क्या की जाती है, खेती की जाती है। दैट इज द फर्स्ट कोलिंग इज द मेथड ऑफ रहट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रहट। ये कौन सा माध्यम था, रहट वाला। नंबर 2 पर कौन आएगा, चड़स। ध्यान देना, नंबर 2 पर चड़स। देखो नंबर 2 पर कौन सा माध्यम है, चड़स। अब चड़स में क्या होता है, ध्यान देना चड़स में एक बहुत बड़ा बर्तन होता है, नोटिस करना, समझना ध्यान से। चड़स में एक बहुत बड़ा बर्तन होता है जिसमें पानी भरकर लाया जाता है। देखो कैसे भरकर लाया जाता है, ध्यान देना। मान लो ये कोई ऊंचाई वाली जगह है, ये कोई ऊंचाई वाली जगह है, ठीक है, और यहां पर है नदी। ये मान लो ये क्या है, नदी का पानी। ये ऊंचाई वाली जगह, ये हाइट है। दिखाई दे रहा ना बेटा, आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा है, बताना। यस सर। और समझ में आ Yes. रहा है, समझ में आ रहा ना, यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, देखो चड़स वाला सिस्टम पढ़ रहे हैं, सेकंड सिस्टम है सिंचाई का, और वो भी कौन सा, पुराना सिस्टम है। तो ये तो है हाइट, ये तो क्या है, हाइट वाली जगह। और ये मान लो थोड़ी सी ढलान वाली जगह पर है, हाइट थोड़ी सी ऊपर है, नदी थोड़ी सी नीचे है। अब हमें क्या करना है, इस हाइट वाली जगह पर, हाइट का मतलब ये नहीं कि पहाड़ है, हाइट का मतलब ये नहीं कि कोई चोटी है, चोटी नहीं है, थोड़ी ऊंचाई वाली जगह है। इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी मान सकते हो, ये थोड़ी हाइट वाली जगह है, ठीक है, ये हाइट वाली जगह है, और ये वाली जो जगह है ये नदी वाली जगह है। तो थोड़ी सी ढलान हो गई ना, ऐसे थोड़ी सी ढलान। अब करना क्या होता है, करना ये होता है कि इस नदी के पानी को, करना ये होता है, ये जो नदी का पानी है ना, नदी का पानी, इस नदी के पानी को यहाँ पहुंचाना है, नदी के पानी को यहाँ पहुंचाना है। अब कैसे आए, ठीक है, ऐसे कोई हमारे अंदर दिव्य शक्तियां तो है नहीं कि पानी को खींच ले या कैसे, ठीक है। इस पानी को यहाँ पहुंचाने के लिए एक सिस्टम फॉलो किया जाता है, एक टेक्निक अपनाई जाती है, एक तकनीकी अपनाई जाती है, जिसको बोला जाता है चड़स, जिसको बोला जाता है चड़स। देखो कैसे, चड़स ऐसे बोला जाता है कि नदी के दूसरे किनारे पर, नदी के दूसरे किनारे पर एक खंबा मान लो या कोई भी मजबूत लकड़ी गाड़ दी जाती है। नदी के दूसरे किनारे पर आप इसको एक पोल मान सकते हो, इसको एक खंबा मान सकते हो, या फिर इसको क्या मान सकते हो, छड़ी, कुछ भी मान लो, लेकिन काफी मजबूत होती है। और बहुत ज्यादा गहराई में इसको धंसाया जाता है, इसको गाड़ा जाता है, ठीक है यहाँ पर। अब यहाँ से इस छड़ी के माध्यम से यहाँ से एक रस्सी बांधी जाती है, यहाँ से क्या बांधी जाती है, रस्सी, ठीक है, यहाँ से एक रस्सी, इसको थोड़ा सा ऊपर ही कर लो, ठीक है, यहां से बांधी जाती है रस्सी ऐसे। हाँ, अब ये रस्सी को कहां तक पहुंचाया जाता है, हाइट वाली जगह पर, और यहां से इस रस्सी को पकड़ लिया जाता है, कोई भी पकड़ लो, मान लो इसको इसने पकड़ रखा है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर वो बड़ा बर्तन, यहाँ पर वो बड़ा बर्तन जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, चड़स। और ये जो बर्तन है ना, ये है चड़स। बात समझ में आ रही होगी, बात समझ में ये आ रही है कि जो हाइट वाली जगह है ना, हाइट वाली जगह, इस हाइट वाली जगह से इस बर्तन को इधर धकेला जाता है। और धकेलने की जरूरत नहीं है, एक तरफ ऊंचाई रह गई ना, एक तरफ ऊंचाई और एक तरफ गहराई, ऊंचाई गहराई, तो कोई भी चीज ऊंचाई से गहराई की तरफ अपने आप ही चली जाएगी फिसल कर। इसमें पुश करने की जरूरत नहीं है, धक्का देने की जरूरत नहीं है, प्रेशराइज करने की आवश्यकता नहीं है। इधर वाला जो चड़स वाला जो बर्तन है, ये अपने आप कहां पर आ जाएगा, इधर, क्योंकि ढलान रह गई ना, स्लोप रह गई, ढलान, तो ये वाला जो बर्तन है वो इधर आएगा आराम से। जैसे ही चड़स नदी में पहुंचेगा, इसको इसी तरीके से एडजस्ट किया जाता है, ये थोड़ी गहराई में होता है, थोड़ी नीचे होता है, तो ये बर्तन आकर इस नदी के अंदर क्या हो जाता है, डूब जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इस चड़स के साथ साथ एक और रस्सी बांधी जाती है। देखो ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ना,
ये कोई वायर हो सकता है, कोई मजबूत तार हो सकता है, या कोई मजबूत रस्सा हो सकता है। इसको तो बांध दिया जाता है या किसी के द्वारा पकड़ लिया जाता है, या मान लो इसको तो एडजस्ट कर दिया यहाँ पे, फिर इस चड़स से एक दूसरी रस्सी और बांधी जाती है। समझ में आ रही होगी बात? कुछ नहीं किया हमने, नदी के एक किनारे पर एक लकड़ी गाड़ दी या कोई पोल गाड़ दिया, दूसरे किनारे पर हाइट पर भी एक पोल या लकड़ी गाड़ दी, तो ये तो एक तार हो गया। एक ऐसा तार, एक ऐसा रस्सा जिसके ऊपर चड़स चलने वाला है, ये तो मान लो एक रोप भी बना दिया हमने। रोप पे जानते हो ना, रोप पे, ये तो एक रास्ता हो गया जिसके ऊपर ही चड़स चलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा इस चड़स से एक रस्सी बांधी रहती है, इसको पकड़ा जाता है। पहले तो इधर आएगी, जैसे ही चड़स भरेगा तो इस रस्सी को खींचकर इस चड़स को इस ऊंचाई वाले स्थान पर पहुंचा दिया जाता है, या ऊंचाई वाले स्थान पर ले लिया जाता है। फिर इसको भरो, इस पानी को खाली कर लो, फिर इसको भेजो, फिर भरो, फिर पानी को खाली कर लो। तो ऐसा सिस्टम होता रहता है, ऐसे पानी की पूर्ति होती रहती है। तो ये था परंपरागत सिंचाई विधियों का दूसरा मेथड, या परंपरागत सिंचाई विधियों की दूसरी विधि, जिसका क्या नाम था? चड़स। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर पानी ज्यादा मात्रा में निकलेगा, यहाँ पर तो बैल घूमते रहेंगे और पानी आता रहेगा। यहाँ पर थोड़ा पानी का लेवल कम है। लेवल से मतलब है पानी कम आएगा, क्योंकि बर्तन में कितना पानी आता है, यहाँ तो रेगुलर पानी निकलता रहेगा। यहाँ पर पहले उस बर्तन को भेजो, भरो, फिर उसको लेके आओ, भरो, फिर उसको लेकर आओ, तो टाइम लगेगा। यहाँ पर पानी की मात्रा कम होगी, यहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा होगी। तो कितने साधन पढ़े हमने? सॉरी, कितनी विधियां पढ़ी? दो, एक रहट और एक चड़स। एक रहट और एक चड़स। अब ले लो नंबर 3 वाला सिस्टम। और नंबर 3 वाला सिस्टम कौन सा है? ढेकली। देखो एक बार, नंबर 3 वाला जो सिस्टम है वो है ढेकली। देखो, ढेकली। अब ढेकली में क्या होता है? ढेकली एक छोटा सा सिस्टम है, कम पानी निकालने का साधन है। मान लो यहाँ पर है कुआं, ये क्या है? कुआं। ये कोई कुआं है, ठीक है। अब इस कुएं में से निकालना है पानी, तो क्या किया जाएगा? ढेकली बनाने के लिए कुएं के आसपास कोई पेड़ देखा जाता है, या कुएं के आसपास कोई पेड़ लगाया जाता है। पेड़, मान लो यहाँ पर कोई प्लांट है, सॉरी यहाँ पर कोई ट्री है, अब देखो बेटा एक बार नोटिस करो, देखो इस सिस्टम क्या है। ये तो है एक पेड़ जो मैंने पूरा नहीं बनाया, ठीक है। ये है कुआं, ये तो है कुआं, और ये है पेड़। अब इस पेड़ के बीच में ये जो पेड़ की दो शाखाएं निकल रही ना, एक शाखा इधर जा रही है, एक शाखा इधर जा रही है, इन दोनों शाखाओं के बीच में एक लकड़ी घुसाई जाती है। ये इस पेड़ की लकड़ी नहीं है, ये अलग से लकड़ी घुसाई गई है। जैसे आप तो ऐसे समझो,
ये जो मेरी अंगुलियां दिख रही है ना, आवाज नहीं बेटा, आवाज बंद करो। मोनिका, मोनिका आवाज बंद करो बेटा। ठीक है, ऐसे मान लो, ऐसे ये पेड़ है, मेरे हाथ को क्या समझना आपको, पेड़ है, इस पेड़ के बीच में ऐसे लकड़ी फंसाई जाती है, ऐसे, जैसे मार्कर दिख रहा है ना आपको, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे लकड़ी फंसाई जाती है। तो ये मान लो मार्कर लकड़ी है, तो इसके एक मुंह पर बाल्टी बांध दी जाती है। कौन से मुंह पर बाल्टी बांधी जाएगी? उस वाले मुंह पर बाल्टी बांधी जाएगी जो कुएं के अंदर होगा। तो देखो ये लकड़ी आ रही ना ऐसे, तो इस मुंह पर तो क्या बांधी? बाल्टी। इस मुंह पर तो क्या बांधी? बाल्टी। और ये जो दूसरा मुंह है, ये काफी लंबी लकड़ी होती है ऐसे, दूसरा मुंह है, इसके नीचे एक पत्थर रखा जाता है, पत्थर ऐसे मोटा पत्थर, ये है पत्थर। अब आप सोचो, अगर मान लो ये ऐसे लकड़ी फंसाई गई है, तो इस वाले मुंह को ऐसे ऊपर कर देंगे हम, ऐसे ऐसे फंसाया गया है, ऐसे इस वाले मुंह को ऐसे ऊपर करेंगे, ऊपर। इस वाले मुंह को हाथ से ऐसे इस पत्थर के ऊपर खड़े हो जाओ, इस वाले मुंह को ऐसे ऊपर कर दो, तो ये वाला मुंह तो नीचे जाएगा ना। नीचे जाने का मतलब है इस वाले मुंह से क्या बंधी हुई है? बाल्टी। और बाल्टी किसके अंदर है? कुएं के अंदर। तो बाल्टी सीधी कुएं के अंदर जाएगी, यहाँ से पानी भरेगा। अब इस वाले मुंह को क्या करो? इस पत्थर के ऊपर दबा दो। ऐसे दबाने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा लंबा निकला रहता है मुंह ऐसे, ऐसे। तो जैसे ही इस वाले मुंह को दबाओगे नीचे की तरफ, इसको नीचे की तरफ दबाओगे तो पत्थर के ऊपर दबेगा। पत्थर लगा लिया ना हमने, पत्थर के ऊपर इसको दबाओ तो ये वाला मुंह कहां पर आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब बाल्टी भर कर हमने ऊपर खींच ली है। इसको नीचे करोगे तो ये वाला मुंह नीचे जाएगा, बाल्टी भरेगी, इसको दबाओगे तो ये वाला मुंह ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब हमने पानी की बाल्टी कुएं में से भरकर निकाल ली है। इस प्रकार ये जो सिंचाई का परंपरागत तरीका है, इसे बोला जाता है ढेकली। ये सिंचाई का जो परंपरागत तरीका है, इसे क्या बोल दिया जाता है? ढेकली। लेकिन आप भी समझ सकते हो, आप भी सोच सकते हो इस चीज को कि सर यहाँ पर तो खेती नहीं की जा सकती, कितनी बाल्टियां निकालोगे? सारा दिन यही काम है क्या? ऊपर करो नीचे करो ऊपर करो, तो बहुत कम मात्रा में पानी, यहाँ से जो पानी निकालने का सिस्टम है ना, बहुत कम मात्रा में पानी की जो क्वांटिटी आएगी, पानी की जो मात्रा आएगी, कंसंट्रेशन आएगी, वो बिल्कुल कम आएगी। तो यहाँ पर तो बड़े लेवल पर खेती तो कर नहीं सकते, छोटी मोटी 2-4 क्यारियों के लिए हम पानी निकाल सकते हैं, पानी पीने के लिए पानी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी पानी की मात्रा क्या रहेगी? कम। यहाँ पर पानी की मात्रा कम, यहाँ पर भी पानी की मात्रा कम, लेकिन यहाँ पर पानी की मात्रा क्या हो सकती है? ज्यादा हो सकती है। कौन से सिस्टम में? रहट वाले सिस्टम में। ठीक है, फाइनली जो लास्ट पॉइंट है 4th नंबर पर, दैट इज कॉल्ड चेन पंप। अब चेन पंप क्या है? देखो चेन पंप एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर कुएं के पास एक घिरनी बनाई जाती है और उस घिरनी के चारों तरफ चेन लपेटी जाती है। ठीक है, उस चेन को भेजा जाता है। अब चेन को किसी सिस्टम से जोड़ा जाता है, तो वो चेन घूमती रहती है और पानी निकलता रहता है। बस इसमें और रहट में बहुत कम फर्क है। चेन पंप में और रहट में बहुत कम फर्क है। यहाँ पर रहट को कौन घुमा रहा है? बैल। यहाँ पर रहट को कौन घुमा रहा है? बैल। और यहाँ पर इस चेन को कौन घुमाते हैं? हम खुद। जो पहले वाले इंसान थे वो खुद हाथ से उस चेन को घुमाते रहते थे और पानी निकलता रहता था। मतलब खुद इंसान ने काम किया किसकी जगह पर? बैल की जगह पर। ठीक है, तो ये तो रहट वाला सिस्टम था और ये कौन सा सिस्टम था? चेन पंप वाला सिस्टम। ये चड़स और ये ढेकली। ठीक है, ये लो, इस प्रकार हमने सिंचाई के यानी कि परंपरागत सिंचाई की पद्धतियां कंप्लीट कर ली। रहट, चड़स, ढेकली और चेन पंप। ये लो, ये सिंचाई वाला टॉपिक क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। एक बार वापस बता दूं, हम क्या पढ़ रहे हैं? खेती के चरण, जिसमें पहला पॉइंट कौन सा कंप्लीट किया था बेटा हमने? पहला पॉइंट हमने कंप्लीट किया था भूमि को तैयार करना। सेकंड पॉइंट हमने कंप्लीट किया बुआई। थर्ड पॉइंट हमने कंप्लीट किया था खाद एवं उर्वरक। नंबर 4 वाला पॉइंट कौन सा है? सिंचाई। अब 3 पॉइंट और बच रहे हैं। 3 पॉइंट कौन सा है? छठवां जो पॉइंट है, सॉरी 5वां जो पॉइंट है वो है फसल की सुरक्षा। फसल की सुरक्षा। नंबर 6 वाला फसल की कटाई और नंबर 7 वाला है फसल का भंडारण। तो पॉइंट नंबर 5 मैं चालू करने जा रहा हूं। देखो एक बार,
देखो पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है खेत की सुरक्षा। खेत की सुरक्षा, पांचवा पॉइंट कौन सा है? खेत की सुरक्षा। अब ध्यान देना, खेत की सुरक्षा क्या है? देखो सबसे पहले हमने भूमि तैयार की, बीज डाल दिया, बीज उग गया, खाद डाल दिया, सिंचाई कर ली, तो आप सोच सकते हो फसल बड़ी हो चुकी है। फसल क्या हो चुकी है? बड़ी। लेकिन ये फसल बड़ी तो हो चुकी है, लेकिन इस फसल को अब कई माध्यमों से, कई तरीकों से इसको नुकसान, अब इस फसल की प्रोटेक्शन करना बेहद जरूरी है, इसकी सुरक्षा करना जरूरी है। अब फसल की सुरक्षा आप कैसे करोगे? आप भी सोच रहे होंगे सर फसल की काहे की सुरक्षा करना? फसल की सुरक्षा करना जरूरी है। देखो कैसे फसल की सुरक्षा की जाती है, 4 या 5 तरीके से। पहला तरीका मैं बताऊं तुम्हें, सबसे पहले फसल की सुरक्षा की जाएगी जानवरों के द्वारा, सॉरी जानवरों से फसल की सुरक्षा होगी सबसे पहले जानवर, जैसे गाय है, ठीक है, या अगर मैं बात करूं खेत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले नील गाय, जिसको राजस्थानी भाषा में क्या बोला जाता है? रोज या रोजड़ा, वो सबसे ज्यादा खेत को खराब करते हैं। जो फसल आपने बो रखी है ना, अगर उस खेत में अगर नील गाय घुस गई या गाय घुस गई तो पूरे खेत को क्या कर देगी? चौपट कर देगी। तो बताओ जानवरों से, एनिमल से हमें खेत की सुरक्षा करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। दूसरी बात फसल की सुरक्षा करनी पड़ेगी हमें प्राकृतिक आपदाओं से। प्राकृतिक, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, नेचुरल जो फिनोमिना है या नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे बाढ़, अचानक मान लो बहुत ज्यादा बारिश हो गई, खेत में बाढ़ आ गई, वो तो पूरी फसल पानी में गल जाएगी। या मान लो बारिश हो ही नहीं पाई, सूखा पड़ गया, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, ये एक नेचुरल डिजास्टर है, दैट इज नॉट कॉल्ड आर्टिफिशियल डिजास्टर। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारा कोई लिंक नहीं है, ये तो नेचर की घटना है, ये तो प्रकृति के द्वारा दिया गया प्रकोप है। तो वहां से भी, लेकिन ये प्रकृति से हमें मिला है, लेकिन हम इनकी सुरक्षा कर सकते हैं, हम इनको बचा सकते हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं, बाढ़ है, सूखा है, या सर्दियों के दिनों में बात करें पाला पड़ना, बर्फबारी हो जाए, तो हम फसल की सुरक्षा कैसे करें? ठीक है, ये कई तरीके हैं। तो दो तरीके से हो गई, एक तो प्राकृतिक तरीकों से आप फसल की सुरक्षा करोगे, सॉरी प्राकृतिक आपदाओं से। दूसरा, आप फसल की सुरक्षा करोगे जानवरों से। तीसरा, आप फसल की सुरक्षा करोगे किससे? बीमारियों से। फसल की सुरक्षा किससे होगी? बीमारियों से। बीमारियों से जैसे मैं बात करूं, मान लो फसल में कोई कीट पतंगा लग गया, फसल में कोई कीड़ा लग गया, कवक लग गया, बैक्टीरिया लग गया, तो वहां पर भी फसल की सुरक्षा की जाएगी ना, ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, और एक सॉरी सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं बताना ही भूल गया, फसल की सुरक्षा की जाएगी खरपतवार से। खरपतवार किसे कहते हैं? चलो मैं बता ही देता हूं। देखो फसल की सुरक्षा कितने तरीकों से? 4। सबसे पहले जानवरों से, सबसे पहले जानवरों से। नंबर 2 प्राकृतिक आपदाओं से, प्राकृतिक आपदाओं से। नंबर 3 प्राकृतिक आपदाओं से। नंबर 3 हो गया बीमारियों से। और नंबर 4 है खरपतवार से। ये फसल की सुरक्षा करोगे आप कितने तरीकों से? 4 तरीकों से। 4 तरीकों से फसल की क्या की जाती है? सुरक्षा। पहला जानवरों से, दूसरा प्राकृतिक आपदाओं से, तीसरा बीमारियों से, और चौथा खरपतवार से। जानवरों से, प्राकृतिक आपदाओं से, बीमारियों से और खरपतवार से। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं 1 नंबर पर ले लूं जानवरों से। ठीक है, अब जानवरों से फसल की सुरक्षा कैसे की जाती है, नोटिस करना। देखो जानवरों से फसल की सुरक्षा कैसे की जाती है। अब जानवरों से फसल, जैसे मान लो सबसे पहले तो मैं एग्जांपल दे दूं कौन से जानवरों से खेत को नुकसान है।
जैसे गाय है, कई कबार जाति नहीं लेकिन हम भैंस भी गिन सकते हैं, भेड़ है, बकरी है, और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला नीलगाय। ठीक है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और नीलगाय, ये सारे के सारे जानवर खेत को नुकसान पहुंचाते हैं। खेत में चरकर या खेत में घूमकर फसल को तोड़ सकते हैं। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा जो डर रहता है वो किसका रहता है? नीलगाय का। उसके बाद में गाय, इनका फिर भी इतना डर नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा खेत का अगर सर्वनाश कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो एक तो नीलगाय है और एक काऊ है। एक कौन सी है? गाय है। तो बताओ इन जानवरों से आप सुरक्षा कैसे करोगे? बोले सर हम जानवरों को मार देंगे, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। जानवरों को मारकर हम खेत की सुरक्षा नहीं कर सकते। हाँ, हम अपने खेत के चारों तरफ तार बाउंड्री करके, हम अपने खेत के चारों तरफ तार बाउंड्री कर क्या कर सकते हैं? अपनी खेत की क्या कर सकते हैं? सुरक्षा कर सकते हैं। सुरक्षा। उपाय एक ही है यहाँ पे। उपाय क्या है? मतलब जानवरों से प्रोटेक्शन कैसे करोगे फील्ड का, खेत का? तो उपाय एक ही है, खेत के चारों तरफ, खेत के चारों तरफ तार बाउंड्री करवाता है। खेत के चारों तरफ तार बाउंड्री करवाकर, या खेत के चारों तरफ पक्की दीवार बनवाकर भी आप क्या कर सकते हो? सुरक्षा। या फिर आप खेत में बैठकर निगरानी करके, निगरानी कर सकते हो, आप कैप्चर कर सकते हो, उस चीज को देख सकते हो, उसको वॉच आउट कर सकते हो। निगरानी करके खेत के चारों तरफ बाउंड्री बनाकर, पक्की दीवार बनाकर इन जानवरों से खेत की क्या की जा सकती है? सुरक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो ये तो तरीका था पहला। दूसरा तरीका, सेकंड जो मेथड है, सेकंड जो प्रोसेस है, नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाओं से। ये थोड़ा सा टेढ़ा है और खतरनाक भी है। प्राकृतिक आपदाओं से, प्राकृतिक आपदाओं से। देखो खतरनाक वर्ड मैंने इसलिए बोला है कि जानवरों से तो हम इजीली सुरक्षा कर सकते हैं, बाउंड्री बनवा दो, ध्यान रख लो, बैठ जाओ खेत में, निगरानी कर लो। लेकिन इनका क्या किया जा सकता है? प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी? बाढ़, सूखा, पाला एवं आग। ठीक है, बाढ़, सूखा, पाला एवं आग। बाढ़, सूखा, पाला एवं आग। अब ध्यान रखना, जैसे मान लो बाढ़ सब जानते हो, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, खेत में पानी भर जाए आके, तो वो कौन सी कंडीशन होती है? बाढ़ वाली कंडीशन होती है। सूखा, सूखे का मतलब है गर्मियों के दिनों में, जैसे गर्मियों की फसलें होती है ना, खरीफ वाली फसलें, तो बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाए और बारिश ही नहीं हो रही, और गर्मियों के दिनों में वैसे भी पानी से काम नहीं चलेगा। कौन से पानी से? बोरिंग के पानी से, ट्यूबवेल के पानी से। यहाँ पर तो बारिश की सख्त जरूरत पड़ती है। तो उस सूखे में खेत की सुरक्षा कैसे करें? ठीक है, पाला, पाला का मतलब है सर्दियों के दिनों में फसल के ऊपर बर्फबारी होना। मान लो आपने फसल बो रखी है, सब्जी लगा रखी है, टमाटर मिर्च, उनके ऊपर बर्फ आके गिर रही हो तो पत्तियों को गला देगी, पूरी फसल क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। पाला। और एक है आग, जैसे मान लो आपने अनाज का ढेर लगा दिया और वहां पर मान लो किसी भी कारणवश आग लग गई तो पूरी फसल चौपट है। ठीक है, तो ये जितने भी नेचुरल डिजास्टर है, जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनसे फसल की सुरक्षा कैसे करोगे? ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं बाढ़ की। बाढ़ सब जानते हो, फ्लडिंग क्या होती है? फ्लड क्या होता है? खेत में अत्यधिक पानी भर जाना। तो इसका उपाय एक ही है, इसका तरीका एक ही है, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, और वो ये है कि अगर आपके खेत में पानी भर चुका है, अगर बाढ़ के कारण पूरा खेत पानी से लबालब हो चुका है, तो हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, एक ऐसी नाली बनानी चाहिए, एक ऐसा रास्ता पास करना चाहिए जिससे खेत का पानी क्या हो जाए? निकल जाए। ठीक है, तो इसका उपाय एक ही है, खेत में भरे पानी को, खेत में भरे पानी को निकालने के लिए, या खेत में भरे पानी की निकासी के लिए, खेत में भरे पानी की निकासी के लिए रास्ता बनाना। बस
यही एक तरीका है। अगर खेत में पानी भर जाता है, खेत में पानी रुक जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी निकासी के लिए, उस पानी को निकालने के लिए हमें एक रास्ता बनाना पड़ेगा, छोटी नाली बनानी पड़ेगी। कैसे भी निकासी बना के, रास्ता बनाकर खेत के पानी को क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो ऐसे बचा जा सकता है किससे, बाढ़ के पानी से। ठीक है, उसके बाद में देखो सूखा, बाढ़ के बाद में क्या है, सूखा। अब सूखे से कैसे बचा जा सकता है, ड्राउट से कैसे बचा जा सकता है। सूखे का मतलब है बारिश ही नहीं हो रही और बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है, तो पूरी खेत में जो फसल बो रखी थी हमने वो सूख गई या सूखने को आ गई हो। ठीक है, तो सूखे से कैसे बचा जा सकता है। सूखे से बचने का एक ही तरीका बिल्कुल इजी है। अगर फसल को पानी चाहिए, फसल पानी की वजह से सूख रही है, तो पानी दे दो। सूखे का तो एक ही इलाज है, कैसे भी करके फव्वारा सिस्टम से पानी दे दो, कैसे भी एक बार फसल को क्या पहुंचा दिया जाए, पानी पहुंचा दिया जाए। तो सूखे का इलाज है खेत में पानी डालकर, खेत में पानी डालकर किसका इलाज हो सकता है, सूखा। नंबर 3 पर पाला, नंबर 3 पर पाला, बाढ़, सूखा, और नंबर 3 पर है पाला। पाला क्या चीज है, पाला का मतलब है सर्दियों के दिनों में बर्फबारी होना। आपने देखा होगा कि सर्दियों के दिनों की बात करें तो जो घास होती है, जो लॉन होती है, उसके ऊपर एक सफेद रंग की परत जम जाती है, उसके ऊपर एक सफेद रंग की परत जम जाती है। वो जो सफेद रंग की परत है उसे ही पाला बोला जाता है। मान लो कोई पादप की पत्ती है और उस पत्ती के ऊपर आकर बर्फ गिर गई, पत्ती के ऊपर बर्फ गिर गई, तो वो बर्फ क्या करेगी, उस पत्ती को ही गला देगी, क्योंकि उसके ऊपर बर्फ रुक गई। और बर्फ रुकने की वजह से पत्ती की सारी क्रियाएं बंद हो गई। पत्ती में कौन सी क्रिया होती है, सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा, जब प्रकाश संश्लेषण ही रुक गया तो पेड़ खाना कहाँ से बनाएगा, पादप को खाना ही मिलेगा और पादप भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो पाले से बचाने के लिए क्या किया जाता है, पाले से बचाने के लिए फसल को कवर किया जाता है। जैसे मान लो छोटी छोटी फसल है, अब इसके ऊपर पाला ना गिरे, इसलिए उस फसल को कवर कर दो आप। फसल के ऊपर कुछ ना कुछ बिछा दो, और फसल के ऊपर क्या बिछाया जाता है, फसल के ऊपर बिछाया जाता है प्लास्टिक की पन्नी। पूरी फसल के ऊपर प्लास्टिक की पन्नी बिछा दी। आपने देखा होगा आजकल खेत के अंदर ऐसे प्लास्टिक बिछाई जाती है। ठीक है, उसके नीचे छोटे छोटे पौधे होते हैं। ठीक है, तो अगर पौधा छोटा है ना, उसके ऊपर प्लास्टिक की पन्नी बिछाई जाती है। जैसे ही पौधा बड़ा होता है फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर अगर पाला गिरता भी है ना, कितने दिनों में पाला चला जाता है। जैसे पौधा बड़ा होगा पाला चला जाएगा, तो उसे बचाव हो सकता है। ठीक है, तो फसल को ढककर, फसल को ढककर, फसल को ढककर हम फसल को बचा सकते हैं, किससे, पाले से। एक बाढ़, एक सूखा, एक पाला, और लास्ट का कौन सा है, आग। अब आग, सबसे पहली बात तो खेत में आग कहां से आएगी, तो खेत में आग आएगी हमारी लापरवाही से, और दूसरा कोई तरीका है ही नहीं आग आने का, तो हमारी लापरवाही है। जैसे मान लो अनाज का ढेर लगा हुआ है, आग से नुकसान कब है, आग से दिक्कत तभी है जब फसल सूखी है। गीली फसल है उसमें तो आग लगने की कोई चांस नहीं। अगर फसल सूखी है, हमने गेहूं काट रखा है, गेहूं के ढेर लगा रखे हैं, बाजरा काट रखा है, बाजरे का ढेर लगा रखा है, और मान लो गलती से वहां कोई स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, बीड़ी सिगरेट पी रहा है और जलती हुई माचिस की तिल्ली फेंक दी, और मान लो वो जो आग है सूखी घास में लग गई, सूखी घास से उस अनाज के ढेरी के पास चली गई, तो नुकसान हो सकता है। तो आग से बचने का तरीका एक ही है, लापरवाही ना बरते, या लापरवाही से बचे, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। या फिर एक ऐसा सिस्टम रखिए, अगर आग लग भी जाए तो वहां पर पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि फटाफट पानी डालकर उस आग को क्या किया जा सके, बुझाया जा सके। तो ये था प्राकृतिक आपदाओं से फसल की सुरक्षा करने का तरीका। तो कितने तरीके पढ़े हमने, 2। एक तो जानवरों से खेत की सुरक्षा की, और किससे की, प्राकृतिक आपदाओं से। तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट, ये वाला टॉपिक कंप्लीट। कितने बचे, 2। एक तो बीमारियों से, डिजीज से, और एक है खरपतवार। अभी टाइम देखता हूं मैं, चलो हो गया टाइम। अभी तो टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि 1 मिनट शेष है। तो जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, जब भी आपका नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगा, तो उस वीडियो के अंदर ये जो बचे कुछ ही पॉइंट है फसल की सुरक्षा करने के,